दिवाली या अक्षय तृतीया इंडिया के गोल्ड प्राइसेस कंट्रोल करते थे वो डिमांड की वजह से। मगर अभी की हालत ऐसा है कि ऐसे त्योहार और ओकेशंस गोल्ड प्राइस कंट्रोल नहीं करते। ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद एंड वी बीइंग अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इट इज़ इंटरनेशनल फैक्टर्स जो प्राइस को कंट्रोल करते हैं। अभी तो अमेरिकन इकोनॉमी, तो रशिया यूक्रेन वॉर, द यूरोपियन इकोनॉमी, जो अमेरिका का डेट बिटकॉइंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो बिटकॉइंस को डॉलर के साथ पेग कर रहे हैं। सो दीज आर ऑल फैक्टर्स विच इज़ इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर गोल्ड, ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग द प्राइस। और आप देखे जाए तो हिस्टोरिकली देखे जाए तो गोल्ड हैज़ ऑलवेज बीन द सेफ हेवन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी के हालात में और बोले जाए तो क्या हो रहा है कि बहुत सारे देश जो अपने डॉलर रिजर्व रखता है वो अपने डॉलर रिजर्व को भी गोल्ड में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये सब प्राइसेस को कंट्रोल कर रहे हैं और प्राइसेस को ऊपर लेके जा रहे हैं। मगर हम पिछले कई सालों से देखें तो गोल्ड का प्राइस ऐसा गया कि एक नया हाई और एक नया लो बना के गया है, एंड एवरीथिंग इज एट एन एक्सकेलेटेड पॉइंट। सो इट्स बीन गोइंग अहेड, एंड एज आई सेड अर्लियर, जैसे मैंने पहले भी बताया था, सिंस the historical ages, gold has always been a safe haven of investment, and that will continue. पर पहले जैसे कहते थे कि जब भी क्राइसिस होती है दुनिया में तब गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं, जैसे सेफ हेवन। इसमें आप जो कह रहे हैं एक एडिशनल जो एक डायमेंशन आ गई, वो ये आ गई कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो डॉलर की बजाय कुछ हद तक गोल्ड खरीदने लग गए अपने सिस्टम में। क्या वो प्रक्रिया अभी भी चल रही है? क्या आप मानते हैं कि उनकी जो बाइंग है बैंक्स की, सेंट्रल बैंक्स की, क्या वो उन्होंने कर लिया अपना जितना लेना था, अब कंज्यूमर डिमांड है? नहीं, वो एक फैक्टर है, और जितना कन्वर्जन होता है उतना डिमांड बढ़ते जा रहा है। ये देखे जाए तो आप एक बड़े फैमिली ऑफिस, जब मैं फैमिली ऑफिस के बारे में बोल रहा हूँ, इट्स लाइक द ओल्ड यूरोपियन फैमिली ऑफिस और ओल्ड जापानीज फैमिली ऑफिस। बिकॉज इफ यू से, अगर आप एनालिसिस करें तो 8 generations 7 generations के फैमिली ऑफिसेज यूरोप या जापान में मिलते हैं, okay? और यूएस में मिलते हैं 3 generations 4 generations फैमिली ऑफिसेज। ये फैमिली ऑफिसेज से अगर आप इन्वेस्टमेंट हेड से बात की करें तो सिर्फ वो एक क्वेश्चन पूछेगा, मैं अपना इन्वेस्टमेंट किधर करूं? और वो जवाब में ऐसा बताएगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट कौन से करेंसी में रखो। This is a big intriguing question for the big family offices. Which currency you keep invested on? क्योंकि अगर वो 4-5% भी करेंसी मूवमेंट भी फर्क पड़ता है, वॉल्यूम ज़्यादा है पैसे का। So political scenario और economical market scenario के कॉम्बिनेशन पे चलते हैं ये सब कुछ। तो हम ईस्ट से शुरू करें, जापान में देखे जाए तो there's going to be a government change, new prime minister upcoming in. न्यू प्राइम मिनिस्टर का पॉलिसी ऐसा है कि अपने देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए उसका पॉलिसीज है। बट द करंट जापानीज मार्केट इज नॉट डूइंग गुड, इट इज ऑन अ लोअर स्केल। अगर यूरोप में जाए तो यूरोप में सब मार्केट्स अच्छे नहीं हैं। इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट जर्मनी इज ऑल्सो नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल। You go to central of Europe, there is a war which just got cooled off, Russia and Ukraine, and they still have the overflows of the problems which was there. और वेस्टवर्ड जाए तो यूएस में देखे जाए तो आपको पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स है। द टैरिफ वॉर विच इज इंटरनेशनल, एंड इंटरनल का क्या है कि यूएस डेप्ट एक बिटकॉइन में कन्वर्ट हो रहा है, बिटकॉइन इज गेटिंग पेग टू डॉलर 1:1, and with the anticipation that the bitcoin prices will be escalating at one point of time which will actually bring down the US debt down. तो आप एक इन्वेस्टर के जगह बैठ के सोचिए, अगर आप यूएस डॉलर में इन्वेस्टेड हो तो यूएस डॉलर का हालात क्या होगा। सेम सोच फैमिली ऑफिसेस का भी है, सेम सोच इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स का भी है, सेंट्रल बैंक्स का। तो वो डिमांड अभी खत्म नहीं होने वाली। डिमांड अभी मुझे लगता है कि आसपास में कहीं खत्म नहीं होने वाले। एंड अभी और बोले जाए तो मिडिल ईस्ट में देखे जाए तो उधर का भी टेंशन है। एक जगह पे इजराइल बैठा है, एक जगह पे ईरान बैठा है, और यमन के अंदर अभी 2 भाई यूएई और सऊदी भाई है, मगर अंदर लड़ रहा है।